हेलो फ्रेंड्स, गाड़ी महिंद्रा स्कॉर्पियो। और पिछली वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी वो समझ गए होंगे गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। गाड़ी में प्रॉब्लम मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ, जो नए लोग हैं वो समझ जाएंगे। देखो जी, पहले तो गाड़ी को मैं काम कर रहा हूँ, गाड़ी को खोल के रखा है। गाड़ी में प्रॉब्लम ये थी, गाड़ी पिकअप नहीं लेती थी बिल्कुल भी, इंजन बिल्कुल भी पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, ऐसा लग रहा है बिल्कुल इंजन मर गया। और इसी प्रॉब्लम की वजह से इस गाड़ी का इंजन ओवरहॉल हुआ 3 बार। सोचिए 3 बार इंजन ओवरहॉल हो गया, पूरा इंजन बनाया गया और उसके बाद भी इंजन का वही हाल है। इंजन पूरा लीकेज कर रहा है, ब्लो वाई गैसेस आ रही हैं, तेल की छींटें आ रही हैं। लेकिन अब देखने से ऐसा लगता है कि साहब इंजन का बुरा हाल है तो इंजन पावर कहां से प्रोड्यूस करेगा। ऐसा ही होगा कि साहब इंजन की प्रॉब्लम है, इंजन करते चले जाओ। लेकिन ये प्रॉब्लम यहाँ इंजन की नहीं थी। प्रॉब्लम कौन सी है वो आपको बताता हूँ। देखो, पहले तो गाड़ी के अंदर क्लस्टर में लाइटें थी बहुत सारी, एबीएस की लाइट, एयरबैग की लाइट, चेक इंजन लाइट, मॉल फंक्शन लाइट, सारी लाइटें आ रही थी। और ये जो मॉल फंक्शन लाइट्स आती हैं, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइट एक्स्ट्रा एरर आ रहा है इसीलिए आ रही है। ज़रूरी नहीं कि गाड़ी उस समय रुक जाए या फिर खड़ी हो जाए तब आप उसको रिपेयर कराएं। अगर चलते समय भी वो एरर आ रहा है तो वो आपको चेक करना है कि एरर क्यों आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, ये फर्स्ट टाइम कार बायर थे, इनको मालूम नहीं था। उन्हें लगा कि अच्छी बात है, लाइटें लगी हुई हैं गाड़ी में तो जलनी चाहिए। अब उन लाइटों को देखते हुए मैंने इस गाड़ी का पूरा डेटा स्कैन किया, पूरी चीज़ें चेक करी। सारी चीज़ चेक करने के बाद कुछ 2-4 फॉल्ट्स मुझे जो मिले वो एक एक करके मैंने रेक्टिफाई किए। अब जो इसका मेन कंसर्न है गाड़ी का, पिकअप ना आने का, गाड़ी में पावर ना आने का, उसका जो रीज़न है बहुत छोटा सा है। आपको देख के हैरानी होगी, वो रीज़न दिखाता हूँ मैं। देखो, लास्ट वीडियो जिन्होंने देखी होगी वो समझ रहे होंगे, मैंने पूरा डायग्नोस करके डेटा दिखाया था और मैंने बताया भी था कि देखो प्रॉब्लम ये फील्ड में, ये फील्ड में, ये फील्ड में होनी चाहिए। और एक एक चीज़ चेक करने के बाद ये देखो जी, ये रखा हुआ है इसका मैप सेंसर, मैंने यहाँ से खोल के रख दिया है। ये रखा है मैंने इसका खोल के इंटरकूलर, इसके अंदर एयर चलती है। और ये होता है इसका इंजन का कवर ऊपर से। अब इस कवर को लोग बड़ा आम समझ लेते हैं, ना कवर ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है, आड़ा टेढ़ा लग भी जाएगा तो कोई इंजन रुक थोड़ी जाएगा। अब वो बताता हूँ। देखो, छोटी छोटी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर बड़ा फॉल्ट पैदा कर देती हैं। अब इस कवर को जब यहाँ लगाया जाता है इस तरह से, नीचे के माउंट्स प्रॉपर सेट नहीं किए, टूट गए हैं, बैठ गए, नहीं पता, इसको दबा दिया गया। अब जब ये चलता है तो ये इस तरह से वाइब्रेशन करता है। इस तरह से जब वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेशन करते करते इसने ये पाइप को इतना कट कर दिया। ये देखो, इतना कट कर दिया, ये जाने पे ही है। लेकिन हाँ, अभी ये लीक नहीं हुआ, इसको मैंने चेक कर लिया, लीक नहीं हुआ। फिर प्रॉब्लम कहाँ है? अब इसके बाद बचती है ये लाइन। ये लाइन भी मैंने चेक की, ये अभी मैंने लूज़ की हुई है, टाइट था, पूरा लगा के चेक किया मैंने, कोई लीकेज नहीं। अब बचता है इंटरकूलर। इसमें क्या होता है, ये एयर यहाँ से एंटर करती है और फिर यहाँ से निकलती है। बीच के जो पोर्शन है इसमें एयर चलती है ठंडा करने के लिए, और बीच में जो फिन्स बनी होती हैं इसमें से हवा आती है। ये देखो आप, ये दिख रहा है, यहाँ से बाहर की हवा आती है, ये ऊपर लगा हुआ है। अब इससे ये एयर ठंडी होती है, लेकिन इससे पहले ही एयर लीक हो जा रही है। लीक कहाँ से हो रही थी वो दिखाता हूँ। देखो, ढूंढने के बाद ये पॉइंट शायद आपको दिख रहा होगा, कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरे में कैप्चर हो जाए। ये पॉइंट छेद दिख रहा है ऊपर से साफ, और यहाँ से एयर लीक कर रही है। बाकी कई जगह से ये इसमें एमसील लगी हुई है, यहाँ पे, यहाँ भी एमसील लगी है, इधर भी एमसील लगी हुई है। पास्ट में कभी लीक हुआ होगा तो इन लोगों ने यहाँ पे एमसील भर दी पूरे में। अब ये भी हो सकता है कि यहाँ भी कहीं और भी लीकेज हो। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे वेल्डिंग कराना पड़ेगा और इसको पूरा टेस्ट करना पड़ेगा कि और कहीं लीकेज तो नहीं है। तो पहले मैं इसको वेल्डिंग करा के लाता हूँ और फिर बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। और देखो, प्रेशर लीक हो रहा है। मैंने आपको स्कैनर से बताया था कि प्रेशर कहीं ना कहीं लीक हो रहा है हवा का, और इसी वजह से गाड़ी बूस्ट नहीं बना रही है। तो अभी चलते हैं इसको वेल्डिंग कराने। पाइप लूज़ कर दिया, ये पाइप भी निकाल दिया, ये यहाँ से भी कटने के कगार पे है। चलो ये लेके चलते हैं पाइप और ये इंटरकूलर। अभी देखो, इसको हमने वेल्डिंग करा दिया। वेल्डिंग कराया है यहाँ पर ये, और ये हुआ है एल्यूमिनियम वेल्डिंग। नॉर्मल वेल्डिंग इस पर रुकता नहीं है, एल्यूमिनियम का स्पेशल वेल्डिंग होता है, वो करा दिया इस पर। लेकिन एक बार इसको पूरा चेक करना पड़ेगा प्रेशर लगा के कि इसके अंदर कहीं और भी लीकेज तो नहीं है, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब है। जगह जगह पे एमसील लगी हुई है, हो सकता है कहीं और भी लीकेज हो। तो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं पहले। अभी देखो, इसको चेक करने के लिए मैंने पानी भर लिया, इसमें वैक्यूम क्लीनर लिया है मैंने, ब्लोअर मोड में एक्टिवेट किया है, और इसको यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा और ऑन। लो जी, अभी भी लीक है मेरे ख्याल से। जहाँ ये एमसील लगाई हुई है यहाँ कहीं लीकेज है। चलो एक बार फिर भेजते हैं इसको वेल्डिंग के लिए, यहाँ का लीकेज चेक कराते हैं और यहाँ वेल्डिंग कराते हैं, फिर काम इतना बढ़ गया। अभी ये मैप सेंसर है, इसको क्लीन करेंगे। मैप सेंसर है, इसको क्लीन करेंगे। रबर रिंग को अलग कर लेना है,
थोड़ा सा ध्यान से, सेफ्टी ग्लासेस हैं तो आपको सेफ्टी ग्लासेस लगा लेने और दूर रखना है इसको, आंखों में नहीं जाना चाहिए। कितना कचरा निकल रहा है इसके अंदर से, बहुत ज़्यादा। इसी तरह से मैप सेंसर, इसको भी क्लीन करना है। इसके एलिमेंट क्लीन करने हैं, एलिमेंट को टच नहीं करना है। और गंदगी देखो कितनी सारी है इसके अंदर, काला हो गया है पूरा। अभी एक काम और कर देते हैं इसमें, थोड़ा सा पेट्रोल, और इसको मैं यहाँ से ऐसे बंद कर लूँगा और ऐसे शेक करके ये, और ये जितनी गंदगी देख रहे हो आप, ये सब सेंसर में से निकली है। इतनी ज़्यादा गंदगी, जबकि सेंसर में इतनी गंदगी होनी नहीं चाहिए। देखो कहाँ कहाँ तक बसी हुई थी गंदगी। जब सेंसर के अंदर जब इतना सारा कचरा होगा तो सेंसर कहाँ से सिग्नल सही पास करेगा। अभी देखो दोबारा से इसको वेल्डिंग करवा लिया। अब जो यहाँ पे एमसी लगी थी, ये पूरा हिस्सा ये वेल्ड हो गया। अब करना ये पड़ेगा, देखो ये पाइप भी हमको मिला नहीं। अब ये इंटरकूलर और ये पाइप, ये एक बार ऑर्डर करना पड़ेगा हमको स्क्रैप मार्केट से, क्योंकि नया तो बहुत महंगा है, 10,000 रुपये के आसपास है पूरा इंटरकूलर, फिर बाकी ये पाइप। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलेगा, चलेगा, ये बाद में कभी टाइम लगेगा, फिर इसको जैसा भी होगा चेंज कर लेंगे। तो पहले अभी इसको इंस्टॉल करेंगे। मैप सेंसर ये क्लीन करके रख दिया है मैंने, मैप सेंसर ये भी क्लीन करके रखा है। चलो पहले इंस्टॉल करता हूँ सारी चीज़ें, फिर दिखाता हूँ आपको। इंटरकूलर टाइट हो गया, पाइप वहाँ से लगा दिया, क्लैंप टाइट कर दिए। अब यहाँ पे लगेगा मैप सेंसर, ये लोकेशन है मैप सेंसर की, फिट कर दिया। अभी ये इनटेक वाला पाइप ये लगना है, अब प्रेस किया, चला गया। और कई बार ये क्लैंप्स भी लूज़ रहते हैं, इन क्लैंप्स की वजह से भी एयर लीक करती है। इस लाइन में से थोड़ी सी भी एयर लीक नहीं होनी चाहिए। एयर फिल्टर के पास लगता है मैप सेंसर। प्रॉपर फिटिंग अभी कुछ बाकी है। वन टाइम चेक 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 चेक। इंजन कवर का कुछ इंतज़ाम करते हैं अगर होता है तो। सारा कुछ चेक। अब एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इंजन कवर पहले नहीं लगाएंगे। चलो जी स्टार्ट हो जाओ। लो जी स्टार्ट हो गई गाड़ी। एक बार एक्सीलेटर दे दें। ये वेरी गुड। अभी आरपीएम तेज़ी से जा रहे हैं, उम्मीद तो है कि अब अच्छा पिकअप पकड़ेगी गाड़ी। यहाँ चेक कर लूँ, सब कुछ ठीक है। बोनट बंद करते हैं, बिना इंजन कवर लगाए चेक करते हैं पहले। तो ऑल सेट, गाड़ी आ गई टेस्ट ड्राइव पे। अब एक बार इसको देखते हैं क्या हिसाब किताब है इसका। पीछे 1 किलोमीटर मैंने चलाया, रोड ख़राब थी तो पिकअप नहीं ले सकता था ज़्यादा। और अब देखो गाड़ी थर्ड गियर में है, ये थर्ड गियर लगा हुआ है और ये गाड़ी एकदम से पिकअप ले रही है, आगे टर्न आ गया। अब देखो सीधी रोड आई, थर्ड गियर, और थर्ड गियर से मुझे सेकंड डालना ही नहीं पड़ा। और इससे पहले यहाँ पे सेकंड गियर का फर्स्ट गियर भी मांगती थी वो। थर्ड गियर, गियर शिफ्ट करता हूँ फोर्थ, और फोर्थ गियर डालने के बाद भी गाड़ी में कोई पिकअप की कमी नहीं। मतलब मेरा जो शक था वो बिल्कुल सही था, इसका डायग्नोसिस ही सही नहीं हुआ। अगर ये डायग्नोसिस पहले होता तो ये इतनी बार इंजन नहीं खुलता और इंजन का सत्यानाश नहीं होता। लेकिन एक बेचारे गरीब आदमी के बहुत पैसे ख़राब हो गए इस चक्कर में। तो जी अभी ये हैं गाड़ी के ऑनर और आ गए गाड़ी लेने के लिए। अब इनको मैं टेस्ट ड्राइव दे रहा हूँ, गाड़ी कैसी चल रही है। अब तो बहुत बढ़िया चल रही है गाड़ी, बहुत पानी की तरह चल रही है, एकदम सॉफ्ट चल रही है। बहुत अच्छा फील हो रहा है गाड़ी में, क्योंकि अब इसमें जो कमी थी ना मेन, जो किसी के हाथ नहीं आ रही थी, वो अभी माशाल्लाह आपने कर दिया। और ये गाड़ी हमारी बहुत अच्छी चल रही है। मैं खुद चला रहा हूँ इसको, नहीं तो कहाँ चलती थी ये। इतना लगता था कि कोई पीछे से खींच रहा है। ऊपर नहीं चल रही थी वो, लगभग आधा फीट ऊंचाई पर नहीं चल रही थी। आधा फीट बैक करके ही चला रहे थे गाड़ी को, तो बैक होके बंद हो जा रहा था इंजन, इतनी भी दम नहीं बचा था। दम तोड़ रही थी गाड़ी की, अब मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है और बहुत अच्छा मज़ा भी आ रहा चलाने में। ये कमी, इतने मिस्त्री मैंने 3-4 बार काम कराया अपनी गाड़ी में, इंजन कर दिए 1 साल में 3 बार। 5,000 किलोमीटर में 3 बार इंजन हो गए मेरी गाड़ी के। लूट लिया मैंने कैसे कैसे करके गया, ब्याज पर तक पैसे लेकर लगा लिया मैंने इस गाड़ी में, पर मैं कभी संतुष्ट हुआ ही नहीं। थोड़ी दूर चलाई फिर वैसी, फिर बाद में वही ना नुकर, कोई दोबारा देखता नहीं है। गारंटी पहले कर ली, बाद में ख़राब हुई तो किसने किया नहीं। अच्छा। 2-3 मिस्त्री मिले, सबने कोई ऐसे बवाली काटा, किसी ने ऐसा काम नहीं करके दिया कि चलो इतना अच्छा, बिना इतना ना तो ये बदल दिया वो बदल दिया, ये ख़राब है वो, समझ में आ नहीं रहा था और बदलने पे है इस तरीके से। लेकिन अभी क्या हमारा
अब कुछ भी नहीं बदला गया, बस वो सेंस स्कैनिंग करके और जो जड़ में जो कमी थी वो उसको पकड़ के उसको सही किया, और अब गाड़ी मेरी ऐसे पानी की तरह चल रही है। एक्चुअली कहने का मकसद हाँ। यही होता है कि आप लोग काम करते हो, अच्छी बात है, आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत किस जगह कर रहे हो? आप सही जगह पे करोगे तो कस्टमर के पैसे खराब नहीं होंगे। बाईपास करके सिर्फ इसको बैलगाड़ी बना दिया था। हाँ, बिल्कुल भी मजा नहीं दे रही थी। स्कॉर्पियो गाड़ी है और बना रखा बैलगाड़ी इसको। बैलगाड़ी। और हाँ। मेन खर्चा कितने का था मैं अगर आपको बताऊं, जेन्युइन खर्चा सिर्फ 100 रुपए का था। वेल्डिंग के कितने पैसे लिए थे उन लोगों ने आपसे? वेल्डिंग के 100 रुपए लिए, 200 नहीं, 200 नहीं, 300 रुपए वेल्डिंग के। अच्छा, 200-300 रुपए लगे वो उस पॉइंट को वेल्ड कराने के लिए, और इसी वजह से गाड़ी में पिकअप नहीं था, जान नहीं थी। और आपसे मिलने से पहले मैंने 2-3 मिस्त्रियों को दिखाया तो क्लिच प्लेटें खत्म हो गई, हाँ, इंजन गया, ये होगा वो होगा, ये तो इसका तो इतने कितनी चीज़ें मुझको बताई, वो खर्चा वही 30,000 40,000 30,000 40,000। तो ये ऐसा मेरे साथ हुआ था। वो पता नहीं अल्लाह ने सुनी और बोला कि चलो ये बंदा मेरा इतना वो हो गया तो आपसे मिलवाया, और अब आपने ये ऐसे बिना कुछ सामान डाले वो गाड़ी में जान डाल दी। और एक चीज़ और बता दूं मैं आप लोगों को, मैंने भाई साहब से 1 रुपया भी कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया है और ना ही मैं इनसे कोई चार्ज लूँगा। बस मकसद ये था, और इस वीडियो को बनाने के पीछे भी किसी को क्रिटिसाइज़ करना मेरा मकसद नहीं है। सारे लोग मेहनत करते हैं, अच्छे हैं। मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूँ जो लोग बेईमानी से काम करते हैं और कस्टमर को ये समझते हैं कि यार स्कॉर्पियो गाड़ी रखी है तो बड़ा मोटे वाला पैसा वाला होगा, इसको लूट लो, छील लो, काट लो, ये इनके लैंग्वेज होती है। तो हर किसी को काटने का मत सोचिए। ज़रूरी नहीं कि स्कॉर्पियो रखी है तो बहुत ही पैसे वाला हो, मजबूरी में इंसान फंस जाता है। बहुतों के पास गाड़ी होती है, मजबूरी आ गई, नहीं है, क्या करेंगे? तो उन हालातों को समझना चाहिए। इंसान बनिए और इंसान की तरह सोचिए। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। और हाँ, इस गाड़ी में जो बाकी कमियां रह गई हैं, जो छोटे मोटे ये बाईपास वाईपास किए हुए, इन सारी चीज़ों को मैं परफेक्ट कर दूंगा। अभी जो मेरा सेटअप हो रहा है यहाँ से मुंबई जाने का, हो सकता है जब ये आप लोग वीडियो देख रहे हो तो मैं उस समय मुंबई में हूँ, मैं वहाँ से लौटूंगा, और उस समय तक अगर इनका इंतज़ाम सही रहता है तो हम इस गाड़ी को दोबारा से रिस्टोर कर देंगे, इंजन पलटी करवाएंगे, क्योंकि अब 3 बार इन लोगों ने इंजन कर दिया तो इंजन का क्या बुरा हाल किया होगा खोल के देखेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो इंजन पलटी भी करवाएंगे। वो सारी चीज़ें आपको हो सकता है आने वाली वीडियो में जल्दी शेयर करूं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ये इस तरह की चीज़ें आगे ना हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।